ए वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुनाखा भूटान। सो एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। और अगर आपने मेरी भूटान सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि आज है हमारी भूटान ट्रिप का डे 4। फर्स्ट डे में हमने एंटर करा था भूटान में और पहुंचे थे थिम्फू। डे 2 में हमने एक्सप्लोर करा थिम्फू सिटी को। डे 3 में हम पहुंचे थिम्फू से पुनाखा, काफ़ी सारी साइट सीइंग करते हुए। और आज है हमारा भूटान में डे 4। और ये 3 दिन भूटान में कैसे निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि इतना खूबसूरत ये देश है, यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं, लोग इतने शानदार हैं, कल्चर यहाँ का इतना रिच है, तो काफ़ी कुछ देखने को था, काफ़ी कुछ घूमने को था। तो 3 दिन घूमते घूमते कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बता दूं, आज हम कवर करने वाले हैं पुनाखा के वन ऑफ द फेमस टेम्पल को, जिसको बोला जाता है चिमी लखांग या फिर फर्टिलिटी टेम्पल। तो चलिए, उस टेम्पल के बारे में तो मैं आगे आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा। टेम्पल विजिट करके हम निकलेंगे पारो की ओर, और अगर कोई देवदास हो तो वो भी हमारे साथ में चल सकता है। वेरी बैड जोक। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट बीच बीच में कुछ साइट सीइंग भी रहेंगे। आई थिंक काफ़ी सारे जोंग वगैरह रहेंगे, क्योंकि भूटान में आप आ रहे हो तो जोंग तो आपको काफ़ी सारे देखने को मिलने वाले हैं। और तो लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, कल मैं पहुंचा था इस होटल में जिसका नाम है डिवाइन हेरिटेज हाउस। पुनाखा डिस्ट्रिक्ट के लोबेसा विलेज में ये होटल मौजूद है, नियर चिमी लखांग टेम्पल, यानी कि फर्टिलिटी टेम्पल के नज़दीक में ये होटल मौजूद है। देखिए, ऐसे कुछ इसके रूम दिखाई देते हैं। अभी रूम थोड़े से मैसी हो गया है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा माफ़ करना। और बाकी यहाँ से दिखाई देता है ये शानदार नज़ारा जो कल के व्लॉग में ही मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, भूटान का ट्रिप मैं कर रहा हूं eTipto.in से एक टूर पैकेज लेके। तो अगर आप भी भूटान आने का प्लान कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल मैं मेंशन कर दूंगा। तो देखिए, आ चुका हूं इनके रेस्टोरेंट एरिया में, जो कि काफ़ी शानदार दिखाई देता है। पीछे माउंटेन्स के खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। कल शाम में मैं आपको दिखाना भूल गया था। और देख लीजिए, इधर आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। पराठे यहाँ मौजूद है, टी है, यहाँ पे अचार है, कर्ड है, चटनी है। थैंक यू। ऑलराइट, सो ब्रेकफास्ट इज़ डन। और ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया बना रखा था। इंडिया से बाहर आके इतना अच्छा वेज फूड, इतने अच्छे पराठे यूजुअली आप एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन पराठे काफ़ी बढ़िया बना रखे थे। साथ में चाय भी काफ़ी कड़क बना रखी थी, मतलब मज़े आ गए सुबह सुबह। चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से अपनी फर्स्ट साइट सीइंग की ओर, यानी कि चिमी लखांग टेम्पल की ओर, जिसको कि फर्टिलिटी टेम्पल भी बोला जाता है। वैसे आपको बता दूँ, अपने होटल से जो टेम्पल है सिर्फ 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मौजूद है। और क्योंकि आज हमारी साइट सीइंग इस टेम्पल की रहने वाली है, तो इस टेम्पल के बारे में बात करना तो बनता है। तो आपको बता दूं, इस फर्टिलिटी टेम्पल यानी कि चिमी लखांग टेम्पल को बनाया गया था नवांग चौग्याल द्वारा 1499 में, इन द मेमोरी ऑफ ड्रुकपा किनले, जिनको कि एक डिवाइन मैडमैन भी कहा जाता था। और उनका मानना ऐसा था कि एक मॉन्क रह के, एक डिवाइन पर्सन रह के भी आप सारी मोह माया, सारी गतिविधियां बेसिकली कर सकते हैं। और क्योंकि नाम से ही जाहिर है, इसको बोला जाता है फर्टिलिटी टेम्पल, तो यहाँ पे मेल सेक्सुअल ऑर्गन, जिसको यहाँ फेलस बोला जाता है, उसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ऐसा माना जाता है, जिन लोगों के संतान नहीं होती, जिनको फर्टिलिटी इशू होते हैं, जब वो लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी विश यहाँ पे आके मांगते हैं, तो उनकी जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, संतान उनको प्राप्त हो जाता है, बेबी उनको हो जाता है। और यही रीज़न है, जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो जगह जगह शॉप्स पे, घरों पे, होटल्स पे आपको सब जगह फेलस की रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, उनकी इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी सारे लोग आप में से इसको हास्यास्पद तरीके से ले सकते हैं, हंसी की तरीके से ले सकते हैं कि भाई ये चीज़ क्या दीवारों पे बना रखी है। लेकिन आपको बता दूं, इसको यहाँ पे एज अ गुड लक की तरह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं बुरी नज़रों से बचाती हैं। और तो उसके अलावा मैंने आपको बताया, एज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो जैसे ही आप इस एरिया में आते हैं और टेम्पल के और नज़दीक पहुँचने लगते हैं, तो सभी स्ट्रक्चर्स पे, चाहे वो हाउस हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो या फिर दुकानें हो, सभी जगह आपको इस टाइप की फेलस की इमेजेस और रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती रहती है। देखिए, यहाँ पे भी शॉप्स पे देखिए फेलस की इमेजेस वगैरह आपको देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए, अभी मैं पहुंच चुका हूं एक स्टोर के सामने। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेलकम टू फेलस स्टोर। तो यहाँ पे आप फेलस के स्टैचूज़ के आर्टिफैक्ट वगैरह ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ तो फेलस को एक ए लाइन की फॉर्म में शो किया हुआ है। तो भाई, इनके जो प्राइजेज होते हैं वो आप शॉक हो जाओगे सुन के, थोड़े से ज़्यादा भी रहते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए, मैं कैसे बताऊँ आपको, एक इस टाइप का ये जो फेलस का आर्टिफैक्ट है, इसका प्राइस कम से कम यहाँ पे 4000 के आसपास रहता है। इस वाले का आपको बता रहा हूँ 3 से 4000 रुपये। अच्छा, आपको बता दूं, यहाँ पे एंट्री के लिए एक टिकट फ़ी आपको पे करना पड़ता है, जो कि रहता है 500 INR या फिर 500 नोल्ट्रम भी आप कह सकते हो। ये कुछ टाइमिंग रहती है 9 AM to 1 PM एंड 2 PM to 4 PM। तो चलिए, टिकट हमने ले ली है, जो कि अर्जुन जी की मेल पे आ गई है सीधा। और बाकी देखिए, यहाँ होर्डिंग पे इस टेम्पल की हिस्ट्री भी मेंशन है।
अच्छा, बाकी अभी टेंपल के आगे बढ़ रहे थे और अर्जुन जी ने मुझे ड्रुक्पा किले के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए जिनकी याद में मंदिर बनाया गया है। तो बेसिकली बाकी जो मॉन्क होते थे वो सब आपको अच्छी अच्छी डिवाइन बातें बताते थे, लेकिन ड्रुक्पा किले का जो बताने का तरीका था वो एक अलग ही तरीका था। वो डिवाइन बातों के साथ साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट भी मतलब अपनी टीचिंग में दिया करते थे, इंक्लूड रहती थी ये सारी चीज़ें भी उनकी टीचिंग में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन थे। बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो एक नॉटी मॉन्क थे। और बाकी टेंपल तक जाने का रास्ता देखिए, काफ़ी खूबसूरत है, पूरा नेचर के बीचों बीच से निकलता हुआ ये रास्ता है। तो देखिए ये है वो मंदिर जहाँ पे लोग लेके आते हैं अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा। और देखिए ऐसा कुछ ये खूबसूरत मंदिर दिखाई देता है। तो मंदिर में अंदर होके मैं आ गया हूँ। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो उस वजह से मंदिर अंदर से मैं आपको दिखा नहीं सकता था। अंदर आपको देखने को मिलते हैं भगवान गौतम बुद्ध, उसके अलावा फाउंडर ऑफ भूटान, साथ ही साथ देखने को मिलती है भूटान की रॉयल फैमिली की कुछ फ़ोटोज़, और इन्हीं सभी के साथ में देखने को मिलती है ड्रुक्पा किले की प्रतिमा जिनकी याद में इस मंदिर को बनाया गया है। इसके अलावा अंदर मौजूद है एक 10 इंच का वुडन पैलेस, और ऐसा कहा जाता है जिन लोगों को संतान नहीं हो रही होती, जिनको फर्टिलिटी इशू होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उस वुडन पैलेस को अपने सर से छू के अपनी इच्छा मांगते हैं। उनकी संतान प्राप्ति की जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है। अच्छा, बाकी यहाँ से नज़ारे देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो चलिए अभी निकल चुके हैं फर्टिलिटी टेम्पल से, और जैसा मैंने आपको बताया आज हम जाने वाले हैं पारो। सो हाउ फार पारो इज़ फ्रॉम देयर? Approximately 4 hours 4 आवर ड्राइव from here. सो 4 घंटे की ड्राइव पारो तक की रहने वाली है। लगभग आप मान सकते हैं कि 100 किलोमीटर के आसपास हो गया। और बाकी मंदिर तक जाने के लिए जो ट्रेल है ना आने जाने के लिए, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो चलिए अभी हाइट होने लगी है सडनली इंक्रीज़, और हम जाने लगे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि आपको बता दूं आज भी हम होके जाने वाले हैं खूबसूरत दोचला पास के थ्रू, जिसकी हाइट है सी लेवल से अप्रॉक्सीमेट 10,200 फीट। क्योंकि ऑलमोस्ट जो रास्ता है वापस जाने का पारो तक सेम ही रहने वाला है, तो दोचला पास होके हम जाने वाले हैं। ऑल राइट, सो लगभग 1 आवर की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं खूबसूरत दोचला पास। सी लेवल से हाइट है यहाँ की 10,200 फीट, और नज़ारे यहाँ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। नज़ारे यहाँ के काफ़ी शानदार दिखाई देते हैं। दीज आर दी स्तूपास 1018 नंबर्स, जिनको चोटन्स भी कहा जाता है। और इनकी स्टोरी और इस पूरे दोचला पास की स्टोरी अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो लास्ट व्लॉग आप मेरा चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम गए थे थिम्फू से पुनाखा की ओर। तो चलिए ज़्यादा देर तो हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि हमें जाना है पारो, और पारो पहुँचने में यहाँ से काफ़ी टाइम हमें लग जाने वाला है। तो बीच में लिया है एक छोटा सा हॉल्ट, और यहाँ पे चल रही है गर्मा गर्म कॉफ़ी। वैसे आपको बता दूं ये जो हॉल्ट हमने लिया है यहाँ पे एक साइट सीइंग पॉइंट मौजूद है, और इस साइट सीइंग पॉइंट से नज़र आता है भूटान का सबसे पहला जोंग, जिसको बोला जाता है सेमथोखा जोंग। और ये वही जोंग है जो मैंने आपको बुद्धा पॉइंट यानी कि बुद्धा डोडरमा से दिखाया था, और मैंने आपको बताया भी था कि इसको बिल्ड करा था शाब्दुंग नामग्याल यानी कि द फाउंडर ऑफ भूटान ने। तो वो सामने आप जो पहाड़ी देख रहे हैं ना, वहीं पे मौजूद है बुद्धा डोडरमा यानी कि बुद्धा जी का वो स्टैचू, बुद्धा पॉइंट। अगर आपने थिम्पू सिटी टूर का वो व्लॉग मेरा देखा होगा तो वहाँ पे भी हम गए थे, तो वहीं से ये जोंग भी मैंने आपको दिखाया था ऊपर से। अच्छा, बाकी जिस साइट सीइंग पॉइंट पर भी हम रुके थे तो वहाँ पे ये छोटा सा कैफ़े बना हुआ है, और हमने गाइड साहब ने बताया इस कैफ़े को रन किया जाता है देसुंग द्वारा। और देसुंग के बारे में अगर हम देसी भाषा में कहें तो उनको कहा जाता है राजा का फौजी, द गार्डियन ऑफ पीस। तो फौजी से ये मत समझना कि भाई उनको हथियार लेके लड़ाई वड़ाई करनी है। बेसिकली वो जो लोग होते हैं अच्छे कामों में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है उन लोगों की।
तो देखिए अभी हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जहां से राइट में रास्ता निकल जाता है थिम्फू सिटी की ओर और हम यहां से हो जाने वाले हैं लेफ़्ट। तो ये रास्ता बेसिकली आगे निकल जाता है फुनसोलिंग की ओर और पारो के लिए भी बेसिकली यही रास्ता है। बीच में से एक डाइवर्जन आता है जहाँ से हम पारो की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और इधर यहाँ साइड में रह गया अपना होटल जहाँ पे थिम्फू में हमने स्टे करा था। तो जो अपना थिम्फू का होटल था वो मेन थिम्फू सिटी में नहीं था ना, हाँ थिम्फू सिटी से थोड़ा सा आउटर में था। तो थिम्फू सिटी यहाँ से नज़दीक में मौजूद है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा बाकी ये जो एरिया था जहाँ से हमने लेफ़्ट डाइवर्जन लिया और अभी आगे बढ़ रहे हैं पारो की ओर, तो आपको बता दूं वो एरिया था बाबिसा ना, बाबिसा थिम्फू सिटी के थोड़ा सा आउटर में मौजूद है। और मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि यहाँ पे मौजूद था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस। अभी आप लोग ये सोचोगे कि भाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आपको बता दूं 1961 में भूटान के थर्ड किंग और इंडिया के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसके तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ओवरसीज़ प्रोजेक्ट दंतक यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत वो यहाँ पे काफ़ी सारी रोड बना चुके हैं, जैसे कि फुनसोलिंग से थिम्फू हाईवे, थिम्फू से पारो हाईवे और भी कई हाईवे उन्होंने बनाए हैं। और देख के काफ़ी अच्छा लगा भाई। BRO जितना अपने देश में अच्छा काम कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि रोड काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी मक्खन हाईवे बना रखे है। और मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, अभी मैंने जस्ट वो BRO का ऑफिस देखा, तब मैंने थोड़ा सर्च वगैरह करा, तब मुझे पता चला। देखिए ये रास्ता यहाँ से निकल जाता है फुनसोलिंग की ओर और यहाँ से अभी हम डाइवर्ट हो गए हैं पारो की ओर। ऑलराइट, सो ऑन द वे टू पारो अभी हम पहुँच गए हैं थाचोक नाम की जगह पे, जहाँ पे पीछे में मौजूद है थाचोक लाहांग। आप बेसिकली एक टेंपल भी इसे कह सकते हैं। बाकी आपको बता दूँ ये पॉइंट है करीबन पारो से लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले, और फेमस है अपने इस आयरन ब्रिज के लिए जो मेरे पीछे मौजूद है, जिसको बनाया था तिब्बत के क्राफ्टमैन जिनका नाम था थाकथोंग गेल्फू। करीबन 15th सेंचुरी में बनाया गया था। उसके बाद हो सकता है कई बार इसको मॉडिफाई या रिनोवेट भी किया हो। और ये सेम वही पर्सन है जिन्होंने फुनाखा में भूटान का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया था। हालांकि वो तो कई बार मॉडिफाई हुआ, कई बार रिनोवेट हुआ, और अभी जो स्ट्रक्चर आप देखते हैं वो तो मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल है। लेकिन हाँ, कभी पुराने टाइम में उसको थाचोक गिल्फो ने ही बनाया था, जो कि तिब्बत के एक क्राफ्टमैन थे। देखिए ये सामने आप मौजूद है थाचोक लाहांग जो मैंने अभी आपको बताया, और ये मौजूद है इधर वो आयरन का सस्पेंशन ब्रिज जिसको कि थाचोक गिल्फो ने बनाया था इन 15th सेंचुरी। काफ़ी खूबसूरत ये ब्रिज नज़र आता है। हालांकि अभी तो इसको क्लोज कर दिया गया है। और तो बाकी देखिए क्या शानदार नज़ारे यहाँ के देखने को मिलते हैं। रिवर ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कहलाती है पाचू रिवर। और देखिए अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एक खूबसूरत स्टील ब्रिज को। और बाकी एक चीज़ है, जैसे जैसे हम पारो के नज़दीक पहुंचने को हो रहे हैं, नज़ारे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस तरह के नज़ारे हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं जब हम लोग लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाते हैं। अगर आप कभी अटल टनल से आगे गए होंगे केलांग की तरफ, तो कुछ ऐसे ही शानदार नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं केलांग की ओर या जिस्पा की ओर। तो वैसे ही कुछ यहाँ के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी शानदार हैं। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू। हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। समा में नशा तू। तो देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से हमें नज़र आना शुरू हो चुका है पारो का खूबसूरत एयरपोर्ट, पारो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और देखिए ये सामने रनवे आपको दिखाई भी दे रहा होगा पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और वो उधर सामने दिखाई दे रहा है पारो का फेमस जोंग। इसको क्या बोला जाता है, रिम्पोक जोंग ना? रिम्पोक जोंग। तो वो है पारो का फेमस रिम्पोक जोंग।
देखिए ये है वो जोंग, रिम्पोंग जोंग। नाउ इट्स टाइम फॉर लंच और अभी पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत से कॉम्प्लेक्स में। ये देखिए क्या शानदार ये कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है। सामने में रेस्टोरेंट मौजूद है द बिरयानी हाउस एंड थाली, जहाँ पे आज हमारा लंच होने वाला है। अच्छा देख लीजिए ऐसा कुछ ये रेस्टोरेंट अंदर से दिखाई देता है। और देखिए यहाँ मैंने लगवा लिया है एक वेज फ्राइड राइस, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऑलराइट, तो खाना खा के मैं आ चुका हूँ बाहर। बाकी फ्राइड राइस के अगर टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट ओके था। अगर कल के कंपैरिजन में देखा जाए, जहाँ कल हमने दाल और राइस खाए थे यार, वो तो काफ़ी टेस्टी थे। बाकी राइस मैंने इसलिए ट्राई करे क्योंकि वेज थाली में यार पता नहीं रहता मतलब सब्जी वगैरह कैसी रहेंगी। नहीं तो इंडियन वेज थाली भी यहाँ पे अवेलेबल थी। लेकिन हाँ, भूटान में आप किसी भी रेस्टोरेंट पर जाएंगे ना, चाहे अगर वहाँ पे इंडियन वेज फूड मिलता भी होगा तो भी वहाँ पे नॉन वेज की जो कैटेगरी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज के शौकीन हैं, तब तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलने वाला है। लेकिन हाँ, वेज में ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शन थोड़े से कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज। और बात करिए जाए राइस की, मतलब राइस एक ऐसी चीज़ है यार, मतलब मोस्टली रेस्टोरेंट पे अच्छे बनाई दिए जाते हैं। कल जहाँ हमने खाए थे वहाँ भी अच्छे थे, यहाँ पे भी ठीक ठाक थे, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे थे, टेस्ट ठीक ही था। और बाकी यहाँ के कॉम्प्लेक्स देख के यार, मतलब सच में यार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख रहे हो जितने भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहते हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन किस हिसाब से की गई है, आप देखिए। देखो भाई साहब, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाओ, सारी आपको खूबसूरत ही नज़र आती है। उसके अलावा मौसम भी यहाँ पे चेंज होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि जब यहाँ पे पहुँचे थे तो अच्छी खासी धूप, अच्छी खासी गर्मी थी, इस वजह से जैकेट उतार दी थी। और लेकिन अभी जैसे ही खाना खा के आऊँ, मौसम सडनली चेंज हो गया, क्लाउड आ गए हैं और ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। अच्छा, बाकी खाने की कॉस्टिंग तो मैं आपको बताना ही भूल गया, तो आपको बता दूं वेज फ्राइड राइस यहाँ पे थे 150 रुपीज़ के। उसके अलावा एक फेंटा मैंने ले ली थी जो कि आई थिंक 70-80 रुपीज़ कुछ की तो थी। उसके अलावा इंडियन वेज थाली के ऑप्शन में देख रहा था 250 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्टिंग थी। तो अभी हम आ गए थे यहाँ पे एक शॉप पे, और यहाँ पे आज हम ट्राई करने वाले हैं भूटान की ट्रेडिशनल ड्रेस, जिसको बोला जाता है गो। लेट्स ट्राई। ये सामने मौजूद है रिम्पोक जोंग, पारो का फेमस जोंग, और इस भूटानी ट्रेडिशनल ड्रेस में हम खिंचवाने वाले हैं कुछ शानदार सी फोटो। बाकी तो चलिए, इस ड्रेस में मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जोंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखो यार क्या शानदार ये जोंग दिखाई देता है। हाँ, तो इस रिवर को कहा जाता है पाचो, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। पा मीन्स पारो और छू मीन्स रिवर। देखिए ऐसी कुछ शानदार रिवर दिखाई देती है। तो अभी देखिए जोंग में अंदर जाने का मन तो कर नहीं रहा, क्योंकि ऑलरेडी फोनाका में हम जोंग विजिट कर चुके हैं और कई सारे जोंग मैंने आपको बाहर से दिखाए भी हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं सारे जोंग। तो बाहर से देख लीजिए कुछ ऐसे इसके नज़ारे दिखाई देते हैं। ऊपर में एक म्यूजियम भी मौजूद है जिसमें एंशिएंट टाइम के काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं भूटान से रिलेटेड। और ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मैं आपको सिंपली भूटान म्यूजियम में भी दिखा चुका हूँ, जो हमने विजिट करा था थिम्फू में। मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी पॉकेट किसी ड्रेस में आपको देखने को मिलने वाली है। चलो मैं अपनी तो दिखा नहीं सकता, मैं अर्जुन जी की आपको दिखाता हूँ। ये देखो, I have something called your this one. तो ये कुछ आइटम है जो मैंने वहाँ शॉप से खरीदा था घर के लिए। Even I have my phone. Even I can hold my pencils. It comes from there, and from this side it comes from here. तो काफ़ी बड़ी पॉकेट रहती है। मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी कोई पॉकेट होगी शायद। अच्छा, आपको बता दूं, ये जो ट्रेडिशनल भूटानी ड्रेस होती है ना, मेल की ड्रेस को तो गो कहा जाता है। सामने आप देख रहे हो कुछ फीमेल्स वहाँ पे मौजूद है। तो फीमेल्स जो ये भूटानी ड्रेस वियर करती हैं ना, उसको बोला जाता है कीरा। आई एम राइट? हाँ, तो फीमेल भूटानी जो ड्रेस होती है उसको कीरा बोला जाता है। तो देखिए ये थी वो शॉप जहाँ से हमने ड्रेस हायर करी थी। ड्रेस हायर करने का जो चार्ज रहता है वो 300 रुपीज़ रहता है। और देखिए ऐसी कुछ शॉप अंदर से दिखाई देती है। काफ़ी सारे आइटम आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये देखिए, तो कुछ आइटम मैंने भी ले लिए हैं, एक दो यहाँ से। अच्छा, बाकी पारो ये शहर देखिए कितना खूबसूरत दिखाई देता है। आर्किटेक्चर देखिए, साफ़ सफाई देखिए, मतलब एक नंबर शहर है यार, मज़ा आ गया देख के। तो चलिए पहुंच चुके हैं पारो में अपने होटल।
बाकी जी यहाँ पे हमारा स्वागत हुआ है एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ में। कॉफ़ी भी काफ़ी बढ़िया है। तो देख लीजिए फाइनली एंटर कर लिया है रूम में। ऐसा कुछ यहाँ का ये रूम दिखाई देता है। कॉजी बेड यहाँ पे मौजूद है, सामने चेयर्स आपको देखने को मिल जाती है, टीवी है। उसके अलावा तो देखिए क्या खूबसूरत ये रूम नज़र आता है। कबर्ड यहाँ पे मौजूद है, मिरर दिया गया है, केटल दी गई है, टी एंड कॉफ़ी किट विद वाटर बॉटल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। चलिए वॉशरूम भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ऐसा कुछ वॉशरूम दिखाई देता है। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और गीज़र देखो यार कितना बड़ा दे रखा है यहाँ पे। ऑलराइट, बालकनी भी यहाँ पे मौजूद है जहाँ से कुछ ये शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया व्यू यहाँ से नज़र आते हैं। और तो बाकी चलिए अब मैं करूँगा कुछ देर आराम, क्योंकि पूरे दिन घूम के बहुत अभी मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ। वैसे टाइम हो चुका है शाम के 4:30। लगभग सुबह अपने होटल से हम लोग निकल चुके थे, आई थिंक 10 बजे के आसपास निकल चुके थे। फर्टिलिटी टेम्पल फिर घूमा, उसके बाद वहाँ से हम रवाना हुए थे आई थिंक 10:50 पे। और बाकी बात करें आज के दिन की, तो आज का दिन काफ़ी शानदार था, घूमने में काफ़ी मज़े आए। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब घुमाने वाले लोग इतने अच्छे हों तो घूमने में भी काफ़ी मज़े आते हैं। और सच में यार मतलब हेड्स ऑफ है ई ट्रिप्टो को भी कि भाई इतने अच्छे लोग उन्होंने मुझे इस ट्रिप पे दिए असिस्ट करने के लिए, जिनके साथ घूमने में सच में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा बाकी देखिए इतने दिन में भूटान की काफ़ी सारी करेंसी मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। ये है यहाँ का 100 रुपीज़ का नोट, जो कि ऑलरेडी शायद मैंने आपको दिखाया भी था। 5 रुपीज़ का नोट है, इस पे आई थिंक टाइगर नेस्ट की फ़ोटो मौजूद है। ये है 20 रुपीज़ का नोट, इस पे बना है होनाखा जोंग। और ये है 50 रुपीज़ का नोट। 50 रुपीज़ का नोट तो शायद आई थिंक मैंने आपको दिखाया भी था। बस कुछ बड़े नोट हम यहाँ पे कलेक्ट नहीं कर पाए, जैसे 500 का या उसके ऊपर का कोई नोट अगर चलता हो तो मुझे आइडिया नहीं है। 100 रुपीज़ के नोट पे देख लीजिए ताशिछो जोंग, जो कि थिम्फू में मौजूद था, जो मैंने बाहर से आपको दिखाया था। और ये 50 रुपीज़ के नोट पे है त्रोंगसा जोंग। अब इस जोंग के बारे में नहीं पता और शायद हमने यहाँ पे विजिट भी नहीं किया। अच्छा बाकी इस होटल का रेस्टोरेंट देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ लग चुका है अपना डिनर। और बाकी अगर लास्ट ब्लॉग भूटान सीरीज़ के आपने मेरे फॉलो करे होंगे तो आपको पता होगा eTripto.in से मैंने एक टूर पैकेज लिया था, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर उन्होंने मुझे इंक्लूड करके दिया था। तो चलिए फिलहाल तो खाना भी ठंडा हो रहा है, खाना टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि खाने का टेस्ट यहाँ पे कैसा रहने वाला है। तो चलिए डिनर इज़ डन। बाकी डिनर का रिव्यू तो मैं आगे आपको दूंगा। उसके अलावा देखिए डिनर करते यहाँ पे दे दिया गया है ये पंच रसगुल्ला। तो चलिए डिनर इज़ डन। डिनर तो अच्छा बना रखा था, खाना अच्छा था होटल में। बाकी चलिए इससे पहले मैं जाऊँ आराम करने, मैं आपको बता दूँ भूटान का ये ट्रिप मैं कर रहा हूँ eTripto.in से एक टूर पैकेज लेके। तो अगर आप भी भूटान आने का प्लान कर रहे हैं तो इनको कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल इनकी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ आराम करने। आराम क्या करने, सीधा सोने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह हमें उठना है थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमें जाना है पारो की खूबसूरत टाइगर नेस्ट। और टाइगर नेस्ट क्या चीज़ है वो अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, काफ़ी शानदार अगला ब्लॉग भी होने वाला है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यही रपा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।